अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और फाइनली आज बहुत अरसे बाद, एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद, मैं और शफात आपके साथ बाखबर सवेरा में मौजूद हैं। मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको बहुत तहेदिल से हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। बहुत कुछ है जी आज के शो में, बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, उस पर भी बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों के बारे में मेरे ख्याल में शायद आप जानते हो और कुछ चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते। और आपको पता है पेट्रोल की प्राइसें बढ़ चुकी हैं। जब प्राइसें कम हुई थी तो आवाम को फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, अब प्राइसें बढ़ गई हैं तो आवाम का नुकसान ही नुकसान है। ऊपर से लोड शेडिंग बथेरी से तंग किया हुआ है और साथ में मौसम जो है ये काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। लोड शेडिंग की बात करके आपने वैसे ज़्यादती की है। हम तमाम अपने कराची के देखने वाले नाजरीन को, अगर आपके घर लाइट आ रही है, वहाँ को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आपको खुशकिस्मत तस्वुर करते हैं। तो जनाब बहुत कुछ है शो में आज शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। रोज खबर मिलती है कि मैं आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, करप्ट लोगों के खिलाफ केसेस खत्म कर दूँ तो ये चुप हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का इत्तेहादियों के एजाज में डिनर से खिताब, कहा आज तमाम हुकूमती अरकान और इत्तेहादी इजलास में शरीक हूँ, बजट मंजूरी के बाद मुआहदों पर अमल दरामद होगा। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जानी। कौमी असेंबली में माली साल की बजट की मंजूरी के लिए वजीर आजम की डिनर डिप्लोमेसी अब तक की सबसे बड़ी खबर बनी हुई। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों को गुज़िश्ता रात इशाइए पे इन्वाइट किया गया, जिसमें बलोचिस्तान अवाम पार्टी, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी भी शरीक हुए थे। जबकि मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और शेख रशीद शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे, पार्टी में सब मुत्तहिद हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। कोरोना की वजह से अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला कम रहा, लेकिन मुस्तकबिल में ये सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना था कि ऑपोजिशन रोज हुकूमत खत्म होने के बयान दे रही है, लेकिन मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ही बदल सकती है। माफियाज का पीछा छोड़ दूं तो सब अच्छा हो जाएगा। वजीर आजम ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान को कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि आज तमाम हुकूमती अरकान और इत्तेहादी इजलास में शरीक हों, बजट मंजूरी के बाद इत्तेहादियों से मुआहदे पर अमल दरामद होगा। दूसरी जानिब बजट की मंजूरी से पहले ऑपोजिशन ने टॉप गियर लगा रखा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नून लीग के ख्वाजा आसिफ और दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। सारे सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं ने मिल के बजट को रिजेक्ट करती है। इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम से जुल्म किया गया है। पेट्रोलियम लेवी का इलीगल नोटिफिकेशन जो इस मुल्क का हर आदमी का जेब पे डाका डालता है, इस हुकूमत ने निकाला है। उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है जो पेट्रोल का कीमत से भी ज्यादा है। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब से एहतियाब हो जाता, हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना एपीसी का भी प्लान है। शरीफ साहब बीमार होते हुए भी आज भी इमरान खान का पसीना निकाल रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इंशाल्लाह ताला फॉर्मुलेट करेगी। वो एक बड़ी महदूद सी चीज़ थी जिसमें कुछ इख्तलाफात सामने आए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। ये तो एक कौमी मसला है, ये तो कौम की बका का और कौम की ज़िंदगी का मसला है जिसके लिए हम में इत्तेहाद हुआ है या हम मुत्तहिद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो चीज़ें जो है कंपेरेबल नहीं हैं। वो तो एक छोटी सी बात थी, उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गया। ऑपोजिशन ने एक बार फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी किया, लेकिन नून लीग का कहना है कि एपीसी बुलाने का हतमी फैसला शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के बाद किया जाएगा। इस सूरत हाल में हुकूमती वज़रा की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को भरपूर जवाब दिया गया। वफाकी वज़रा का कहना था कि जब कोई नया टैक्स है ही नहीं तो अपोजिशन किस बात को रद्द कर रही है। बात को रद्द कर रहे हैं कि हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाए और उनको मायूसी हुई कि वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सके। तो किस चीज़ को रद्द कर रहे हैं भाई? बजट में तो टैक्स ही कोई नहीं है। कोई और खित्ते में दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं होएगा जिसने इतना ज़्यादा तेल की कीमत को कम किया जितना हमने की। ज़रूरत इस वक्त ये थी कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना की जाती, जिम्मेदारी का सबूत दिया जाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आदत से भी मजबूर हैं और वो अपने मुफादात से भी मजबूर हैं। अपोजिशन
जिसका कि एक पार्लिमानी सियासत में एक अहम किरदार होता है, उनकी हर बात से ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। वो इस बात में बगले बजा रहे हैं कि शायद ऐसी बात बने जिसमें कि उनका दोबारा इक़्तिदार में आना पॉसिबल हो। हमारे मुल्क में मुश्किलात हैं, ये रक्स करना चाह रहे हैं, ये रक्स कर रहे हैं। इमरान खान कह चुके हैं कि ये आपस में नूरा कुश्ती खेलते हैं, आपस में ये एक है। लेकिन आपके चोरों की मजलिस एक तरफ, आपका इत्तिहाद एक तरफ, 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0। 35 सालों तक इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, लेकिन मुराद अली शाह को ये दुख होता है कि ये तरक्याती काम, ये जो गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम ये इमरान खान क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको तो डायरेक्ट पैसा चाहिए, पैसा आएगा तो फेक अकाउंट्स में JIT जो आप बनी थी उधर जाएगा। मुराद सईद शिबली फराज को आपने सुना, अहमद अजहर भी उनके साथ थे और उन्होंने जो अपोजिशन की तनकीद है बजट पे उसको अक्सर मुस्तरद कर दिया। मेरे ख्याल में किसी हद तक सही भी किया। बिल्कुल जी। और कल जो स्पेशली जो कल इशाया हुआ है उसमें हमने देखा कि काफ़ी के शिरकत में मौजूद नहीं थे, उसमें शेख रशीद साहब मौजूद नहीं थे, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अरकान जो थी वो भी शामिल नहीं थे। तो जब काफ़ी से बात की गई तो काफ़ी के रहनुमा तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कि हुकूमत और हमारा मुआहदा वोट की हद तक है। हुकूमत ने कभी वोट से आगे रिश्ता बनाने का इजहार नहीं किया। जब रिश्ता है ही वोट की हद तक तो वोट खिदमत में हाजिर है, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वोट देंगे। हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ, बजट मंजूर कराएंगे, क्या कहा तारिक बशीर चीमा साहब ने, आपको सुनवाते हैं। उनका हमारा जो है वो है वोट की हद तक। अच्छा, ना उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वोट से आगे को रिश्ता बनाया जाए। जब रिश्ता है ही वोट की हद तक तो वोट उनके लिए हाजिर है, हम उनके इत्तेहादी हैं, वोट उनको देंगे। तो मैं नहीं समझता कि साल के बाद फोटो सेशन जरूरी होता है। हमारे कोई रास्ता नहीं जी। दिस इज द ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग, वी आर देयर अलाइव। उनको हम वोट डालेंगे, उनका बजट हम मंजूर करवाएंगे, वो मेरे ख्याल में शायद अपोजिशन भी मंजूर करवाएगी। और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि कल की जो मुलाकात हुई है किस मूड में मुलाकात हुई है, साथ में काफ़ी देरीना मुतालबात थे MQM पाकिस्तान के जो कि वफाक से आपने जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किए हुए थे, कोई श्योरिटी मिली कि वो जो आपके मुतालबात थे वो पूरे किए जाएंगे? शुक्रिया मदिया। देखिए, MQM पाकिस्तान का वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक काला सतह भी साथ बैठा था, जिसमें असद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, परवेज़ खटक साहब थे, शफ़क़त महमूद साहब भी थे और दीगर लोग भी मौजूद थे। MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है। कौमी असम्बली में 7, सेनेट में 5 और सूबाई असम्बली में 21 है और अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे हैं। तो MQM पाकिस्तान ने वाज़ा दो टोक मौका दिया। क्या? नंबर 1 कि कराची में जो जिसे कहते हैं कि एक अफसोसनाक लो शेडिंग पिछले एक हफ्ते से जारी है। MQM पाकिस्तान ने इस पर सख्त स्टैंड लिया और वफाकी हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश की है कि हर सूरत में के इलेक्ट्रिक जिसने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है उनको कंट्रोल किया जाए। यकीनन इस सिलसिले में उन्होंने हदायत फौरी तौर पर असद उमर को दी है, कमेटी बनाने की बात की है और कहा है कि यस के इलेक्ट्रिक जो MD है उनके तमाम लोगों को इस्लामाबाद बुलाया जाएगा और उनके कान पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, हमने वादा एक कोलिशन पार्टनर के नाते हमने उनके सामने रखा कि ये जो पेट्रोल की कीमत में अचानक 25 रुपये का इजाफा किया है, इससे अवाम रुल गई है। पहले से जिसे कहते हैं कि अपना कोविड-19 पे ताजिर हजरात हो, आम अफराद हो, वो तमाम के तमाम कारोबार मुतासिर है, नौकरियाँ मुतासिर हो रही हैं। तो इसमें इतनी तेज़ी से इजाफा करना ये अनएक्सेप्टेबल बात है। फिर साथ साथ MQM पाकिस्तान ने जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामला उठाए, खुश आइंद बात थी कि उस पर पिछले साल 50 करोड़ रुपए रखे गए थे, अब उस पर 60 करोड़ रुपए रखे गए। इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान ने ग्रीन लाइन मनसूबे की बात की कि ग्रीन लाइन को हर सूरत पे 1 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाए। अमीन साहब, ये सारे मुतालबात आपकी जानिब से आई, बड़ी अच्छी बात है और ये सारे मुतालबात कराची के हवाले से हैं और बड़ी क्रूशल हैं ये सारे मुतालबात। लेकिन जो इस वक्त गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है अपने इत्तेहादियों के साथ, उसमें अब हम देख रहे हैं कि कल कुछ इत्तेहादी शरीक नहीं भी हुए थे। उस हवाले से MQM पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? क्या MQM पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत के साथ इस क्राइसिस में मौजूद?
शफात, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं दो चीज़ के सिवा इजाफा कर दूँ चंद सेकंड में कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने लापता साथियों के हवाले से भी गुफ्तगू की और एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो एमक्यूएम के कानूनी दफातर है जिनके डॉक्यूमेंट्स एमक्यूएम के पास मौजूद है उनकी हवालगी के हवाले से भी बात की है। यस, आपका जो सवाल है कि कोलिजन पार्टनर, देखिए कल मैं समझता हूँ कि दिन भर मुख्तलिफ टीवी चैनल पे चलता रहा कि फ़लाँ पार्टी शरीक नहीं होगी, फ़लाँ पार्टी शरीक नहीं होगी, लेकिन एट द एंड जब हम 8 बजे डिनर पे मौजूद थे तो हमने देखा कि मेरे साथ ही शाहजहान बुख्ती साहब बैठे हुए थे, मैंने देखा कि जीडीए के तमाम मेंबरान मौजूद थे, मैंने देखा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तमाम लोग मौजूद थे, बल्कि मेरे साथ सेंट्रल टेबल पे सेनेट के चेयरमैन सब मौजूद थे। तो माँ सवाए काफ लीग के मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम सियासी पार्टी मौजूद थी, तो ये इंडिकेट करता है कि कोलिजन अपनी जगह मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला बजट तो इंतहाई बआसानी पास हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप हुकूमत बड़े फरीक होती है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि अपने छोटे छोटे कोलिजन पार्टनर को साथ लेकर चले, उनके सियासी और जो उनके माशी जो इलाके की सूरत हाल होती है उसको हल किया जाए। ये बड़ा की पॉइंट है, ये बड़ा की पॉइंट है। तो क्या कोई ऐसे नोयत के आपके मुतालबात हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो मुतालबात पूरे ना हुए तो जैसे माजी में हम देखते थे कि जब एमक्यूएम सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थी तो वो सिंध गवर्नमेंट के साथ रहती थी, फिर कुछ अलग हो जाती थी और अपने मुतालबात मनवाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर रखती थी, तो क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर डालने का इरादा है एमक्यूएम का मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए शफात, एमक्यूएम पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद सियासी पार्टी है। 22 अगस्त के बाद एक निखरी सुलझी हुई एमक्यूएम आपके सामने मौजूद है। आप सब ने देखा कि जब कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के तरक्याती कामों के हवाले से वफाकी हुकूमत थोड़ा पीछे की तरफ गई तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुकूमत से अलहदगी, हुकूमत से नहीं बल्कि वजारत से अलहदगी अख्तियार कर ली। तो वजारत मुशीर बनना या गवर्नरशिप बनना एमक्यूएम का शेवा नहीं है। एमक्यूएम का मकसद क्या है कि अपने लोगों का मसाइल हल करना। आज मेरे सामने मैं आपको ये PSDP दिखाता हूँ 2021 का। देखिए आप पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 खोल के देख लें, इसके ऊपर 23 अरब रुपए कराची के, हैदराबाद के तरक्याती कामों के लिए रखा गया है। सवाल ये पैदा होता है कराची और हैदराबाद के तरक्याती कामों के लिए क्या रखा गया है? मतलब हैदराबाद एग्जाम्पल के वहाँ पे रोड, सीवरेज, पानी के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। शफात, मुझे ये बताओ कि इसी तरह कराची के हवाले से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के लिए अरबों रुपए रखे गए। लेकिन मुझे एक मिनट दे दें मुझे कि ये रोडों का बनाना, सीवरेज का बनाना, सड़कों का बनाना, ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है, वफाकी हुकूमत की नहीं होती है। लेकिन चूंकि सूबाई हुकूमत ने कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के अवाम को दीवार से लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया है, कराची हैदराबाद के अवाम को पानी के बूंद बूंद को तरसा रहे, तो बहालत मजबूरी वफाकी हुकूमत से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी। अगर ये तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत कर चुकी है तो वफाक से क्या मांग रहे होते शफात? हम उनसे कहते कि हमें बड़े हॉस्पिटल दे दो, हमें बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दे दो, हमारे लिए फ्लाईओवर बना दो। लेकिन बहालत मजबूरी तो हमें इस काबिल कर दिया है सिंध हुकूमत ने कि हम छोटे छोटे बातें भी वफाकी हुकूमत से मांग रहे हैं। आपकी वफाकी हुकूमत से बहुत सारे ऐसी ग्रीवेंसेस थे, बहुत सारी रिजर्वेशंस थी जिसपे पहले भी आपकी वफाकी हुकूमत के कारण से मुलाकात भी होती रही है, लेकिन समहाउ वो चीज़ें जो है हमने देखी नहीं कि वो पाया तक मील तक पहुंचे। कल की मुलाकात के बाद आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत का आपको मिजाज किस हद तक संजीदा लग रहा है कि अब जो आपकी जो पहले रिजर्वेशंस थी वो तमाम तर दूर कर दी जाएंगी? देखिए, मैंने स्टार्ट में कहा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो टीम बैठी थी वो उनकी आला से तबाह था। मैंने उनके नाम आपके बता दिए, रिपीट नहीं करूँगा। इससे उनकी इंटेंशन नज़र आ रही थी। मैं समझता हूँ कि यस, हमने उनसे कहा कि ग्रीन लाइन के हवाले से K4 का मंसूबा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उन्हें याद दहानी कराई है कि हमें हर सूरत में मुकम्मल करना है इसे। हमारे साथ एग्री किए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है जो मैं आपको बता दूं कि PTI का विजन, प्राइम मिनिस्टर का विजन और MQM का विजन आर्टिकल 140A के हवाले से बिल्कुल एक जैसा है। वो उन्होंने इस बात को रिपीट किया और बारहा रिपीट किया कि यस, आर्टिकल 140A के इख्तियारात के तहत अगर लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल हल होंगे। हमने उन्हें याद दहानी कराई कि MQM पाकिस्तान की एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो और हमने उन्हें यह भी बताया कि आपकी तरफ यानी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक पिटीशन दाखिल की जिसमें असद उमर साहब भी फरीक है। तो हमने उनसे अर्ज
अर्ज की है कि आप मेक श्योर करें, अटॉर्नी जनरल साहब से रिक्वेस्ट करें कि इस पिटीशन को जल्द से जल्द यानी समाप्त हो जाए, न सिर्फ ताकि ये once कि for इस all इसका वक्त फैसला हो जाए। MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी इत्तेहादी हैं, बल्कि अब किसी हद तक नज़रियाती इत्तेहादी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद और इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि जो कल रात का जो मीटअप हुआ है इमरान खान साहब का अपने इत्तेहादियों के साथ और अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ, उसमें MKM का स्टांस क्या रहा है। बिल्कुल, और काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और इसी बारे से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। अच्छा फ़याज़ साहब, ज़रा हम जो अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, उस हवाले से बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसके वाले से वो बात कर रहे थे वो बुलाई जाएगी और बजट के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। सबसे पहले आपका कमेंट लेना चाहेंगे इस बयान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पिछले पौने दो साल से पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि मुत्तहिदा अपोजिशन, जिसे मैं आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कहता हूँ, वो हर दूसरे महीने APC खेलती है। और मैं तो बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ये करप्शन की ABC भी फर बोलती है और करप्शन से बचने के लिए APC मुनक़्क़द करने का भी फ़ान गौर सुर ये बड़ा अच्छा जानते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले पौने 2 साल से इनकी APC से कुछ बरामद नहीं हो रहा, सवाए जग हसाई से, सवाए रसवाई से इन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। आपने पिछले 2 बजट देखे, इसी तरह बिलावल ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और ये सारे लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने कहा जी हम बजट नहीं पास होने देंगे। बजट पास हो गया और इस दफ़ा भी आप देखिएगा कि जब बजट पास हो जाएगा तो इनकी शक्लों का वही आलम होगा कि जो सराइकी शायर शाकिर ने कहा है ना कि तू शाकिर आप से अड़ा है, साड़ी शक्ला वेख हालात ना पूछ। इनके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस दिन बजट पास होगा इनकी शक्लें और इनकी बूथियाँ देखिएगा सारी इस मुत्तहिदा अपोजिशन की जिस तरह लटकी हुई आपको नज़र आएंगी। हमेशा की तरह पिछले पौने 2 साल से बड़ी बढ़के मारी इन्होंने, कभी तहरीक अदम एतमाद दे के आए चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, कभी कहा बजट पास नहीं होने देंगे, कभी क्या बढ़क मारी, कभी क्या बढ़क मारी, लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं आया। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से पंजाब के अंदर भी वफाक के अंदर भी बजट पास होगा। इनको असल में अपनी मौत नज़र आ रही है। सही। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कौम पर बोझ करार दिया है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असम्बली में कहा था कि जी इनसे जान छुड़ाएं और आइनी रास्ता इख्तियार करें। तो आपके ख्याल से अपोजिशन के पास कोई रास्ता है? आपको लग रहा है कि वो एक नई तहरीक शुरू करेंगे? देखें, अगर तो कौम का मतलब आसिफ ज़रदारी साहब है, अगर कौम का मतलब बिलावल ज़रदारी साहब है, अगर कौम का मतलब नवाज शरीफ साहब है, अगर कौम का मतलब शहबाज शरीफ साहब है, अगर कौम का मतलब मौलाना फजल रहमान साहब है, तो फिर वाक़तन इमरान खान साहब कौम पे बड़े भारी हैं। लेकिन अगर कौम का मतलब पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को पता है कि पिछले 40 साल इनमें से वो पार्टियाँ हैं जो 100 साल से इक़्तिदार के मज़े लूटते रही हैं इस पाकिस्तान और बड़े सग़ीर के अंदर। इसमें से वो पार्टियाँ भी हैं जो 80 साल से जरा इक़्तिदार के मज़े लूट रही हैं, लेकिन पिछले 40 साल से और ख़ुसूसन जो इन्होंने पिछले 2 टेन्योर लगाए, इन्होंने इस मुल्क की हालत, इस मुल्क की इकॉनमी की ये हालत बना दी और अब ये कहते हैं कि बोझ है। फ़याज़ साहब, बस आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे कि शाहज़न बुगटी समेत बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो दीगर हुकूमती इत्तेहादियों से भी अब राब्ते कर रहे हैं। आपके ख्याल में सियासी एतबार से इनकी कोई अहमियत और हैसियत इतनी है, वो इतना स्ट्रॉन्गली स्टैंड कर रहे हैं? लेकिन सियासी एतबार से हर एक की अहमियत होती है, चाहे उसका 1 वोट हो, चाहे उसके 100 वोट हो। मैं ये समझता हूँ कि शाहज़ैन भुट्टी साहब, अख्तर मैंगल साहब और जितने बाकी इत्तेहादी हैं और जितने बाकी पॉलिटिकल फिगर्स हैं असम्बली के अंदर, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सारों की कंसेंट के साथ बजट पास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि बहुत सारी हुक्मरान पार्टियाँ ऐसी हैं जो कि 80 साल से इस मुल्क में सियासत करें। वो अलग बात है, हमारी अभी तक साल थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। ये ज़रा सियासी मौसम की बात थी और अब ज़रा बात करते हैं जनाब
कराची के वेदर की, तो इस वक्त कराची में जनाब वेदर जो है वो आज सुबह से बड़ा सुहाना हुआ है। कल रात से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, मतलब कुछ वो इलाकों क्या में तेज हुआ भी हो रही है। कि अगर के इलेक्ट्रिक जो है वो काफ़ी जुल्म ढा रही है अवाम पर और लोड शेडिंग गैर एलानिया तौर पे हो रही है, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक रहमत ही बरसी है कि जी कराची में कल रात ठंडी हवाएं चल रही हैं, आज सुबह भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चली हैं। पंजाब में जहाँ पर हम मुसलसल देख रहे थे कि पंजाब में पहले एक आंधी आई, उसके बाद तेज़ हवाओं के साथ बरसात भी आ गई। बहुत सारे शहरों में कल यालाबारी भी हुई है और कहीं का नुकसान भी हुआ है, कहीं के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मौसम इंजॉय भी किया, जैसे हम लाहौर की अगर हम बात करें। लेकिन कराची की जो आवाम है वो काफ़ी अरसे से अब इंतज़ार ये कर रही है कि जी कराची में बादल जो हैं ये कब बरसेंगे, और ये मैं आपको नहीं बता सकती। इस हवाले से तो आपको पता है हमारे साथ होते हैं मौसमियाती बाबा जी, और मौसमियाती बाबा हमें बताएंगे कि जी एग्जैक्टली सिंध में बारिश, स्पेशली कराची में बारिश कब होगी। फुहार पड़ी थी, परसों भी फुहार पड़ी थी, कल भी फुहार पड़ी थी, लेकिन अब बारिश जम के कब बरसेगी ये पूछना चाहेंगे। और साथ में पंजाब में बारिश हो रही है, लोग इंजॉय भी करें, लेकिन कहीं ये रहमत लोगों के लिए जहमत तो नहीं बनेगी, ये भी जानेंगे। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, कराची के बहुत सारे ऐसे इलाकों में मौसम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत सारे इलाकों में बादलों का साया है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मानसहरा में और जो गिरदो नवा में भी बहुत तेज़ गुज़िश्ता रात जो है बारिश हुई है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। करंटली क्या सिचुएशन है ये तो देखें, अभी हमें शफात ही बताएंगे, और शफात से हम आगे जानना चाहेंगे। हाँ, और जो जिस तरह से मानसेरा में कल रात जो है बारिश हुई है और जालाबारी हुई है, उसकी वजह से उन इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और फ्लैश फ्लडिंग की वजह से उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही होती है। अभी तक नुकसानात का अंदाज़ा नहीं है कि क्या नुकसानात हुए हैं, लेकिन जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो तस्वीर जारी की गई है आज के हालात की, उसमें हम देख सकते हैं कि पंजाब के शुमाली इलाकों में इस वक्त एक बहुत बड़ा हमें हवा का कम दबाव नज़र आ रहा है। ये यूजुअली तब होता है कि जब मगरिब से आने वाला हवा का दबाव और मशरिक से आने वाली हवाएं दे कंबाइन टुगेदर, और एक बहुत बड़ी क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन, क्लाउड बर्स्ट हम उस सूरत में कहते हैं जब 24 घंटे में 100 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए, और उस किस्म की कैफियत इस वक्त पंजाब में नज़र आ रही है। न सिर्फ पंजाब में बल्कि कश्मीर में, हज़ारा डिवीज़न में और स्वात के कुछ इलाकों में भी यही सिचुएशन नज़र आ रही है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक जनाब फुल ऑन बारिश है। सियालकोट और जेलम वैली में इस वक्त ज़्यादा हालात थोड़े से कशीदा नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें जनाब कराची की, तो कराची में इस वक्त कुछ नन्हे मुन्ने बादल नज़र तो आ रहे हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक, और उससे लग यही रहा है कि कराची में इस वक्त तेज़ हवाओं का जो ये सिलसिला है ये आज तो जारी ही रहेगा, आज पूरे दिन 24 घंटे चलता रहेगा। अलबत्ता जो इन हवाओं का जो स्पीड है उसमें थोड़ी बहुत कमी हमें आइंदा 24 घंटों में नज़र आ सकती है। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि इन हवाओं का टेम्परेचर ठंडा रहेगा और हल्की फुल्की, कभी तेज़ हल्की, इस तरह की बारिश होती है। शफात पिछले दिनों तो 39 डिग्री तक सेंटीग्रेड चला गया था, जो फील थी कराची में वो 45 थी। मुझे ये बता दें, हम सुनने को तरस गए, बारिश कब होगी? मतलब इस वक्त अगर हम देखें तो जो अरेबियन सी के अंदर जो बारिश बरसाने का जो बड़ा सिस्टम है वो भारत की रियासत महाराष्ट्र और गुजरात के साउथ में है, विच टेक्निकली मीन्स वहाँ पे बारिशें हो भी बहुत रही हैं, वहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं और उसका रुख भी टूवर्ड्स इंडिया ही है। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर पे भी देखें तो जो हवाओं का रुख है वो भी हमें टूवर्ड्स इंडिया ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कराची में आने वाली जो हवाएं हैं उनमें भी कुछ वक्त है और अभी भी बारिश बरसाने का सिलसिला काफ़ी दूर है। सो इमीडिएटली हम ये तो नहीं कह सकते कि कराची में बारिशें होनी हैं और तेज़ बारिशें होनी हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कराची में जो मौसम है वो फ़िलहाल ऐसा ही रहेगा अगले कुछ दिन तक। वैसे शफात, कराची का तो आपने तफसील से बता दिया, लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि लाहौर का मौसम कैसा है, क्योंकि लाहौर में कल भी बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। आज का क्या सीन है ये पूछेंगे, हमारे नुमाइंदे अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। अलमास, ये बताइएगा कि पहले 2 दिन लाहौर में जम के गर्मी हुई, उसके बाद कल रात मौसम बड़ा अच्छा हो गया, आज की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा। लाहौर में कल 41 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था। ये
बिल्कुल ये स्कॉचिंग हीट होती है लाहौर में, और साथ में हब्स वाला मौसम था कल। अच्छी खासी गर्मी थी और अल्लाह ताला ने रात ऐसा मौसम को कल्टी मारी कि मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता रात से मौसम काले बादलों ने लाहौर को अपने घेरे में ले रखा है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। रात से वक्फे से कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश का ये सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज के दिन के लिए ये बारिशें हैं। आज शाम तक ये जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है ये फिज़ल आउट हो जाएगा। ताहम ये आज जो सिलसिला ये वस्ती पंजाब और जो बालाई पंजाब है, इसके दीगर जो बेशतर शहर हैं वहाँ पे ये आज बारिशें हो रही हैं और आज शाम तक वहाँ से भी सिलसिला निकल जाएगा। लेकिन जो रेगुलर मानसून बारिशों का आगाज़ होगा वो महकमा मौसमियात का ये साहब ये भी बताइएगा, जब बारिशें होती हैं लाहौर में तो ज़रा जो है पार्कों में रश बढ़ जाता है, तो कोई ऐसा आप देख रहे हैं पार्कों में कोई है, कुछ चहल पहल है? शफात, आपको तो पहले वापस आने का बड़ा खुशामदीद, काफ़ी दिनों बाद आप आ गए। और ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि पार्कों वाला सिलसिला तो लाहौर में कोरोना ने इतना डरा के रखा हुआ है और उसके साथ साथ हुकूमत ने भी हमें खासा डरा के रखा। लाहौर के कोई 80 से ज़ायद इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पे उन्हें सील किया हुआ है और लोगों ने पार्कों में क्या जाना है। लोग तो चाहते हैं कि पार्कों में जाएं, लेकिन पार्कों वाला अब वो पार्क वाला माहौल रहा नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अल्मास खान हमारे साथ मौजूद थे। सिर्फ एक दिन की लाहौर वालों, ये मेहमान बनकर आए बरसात, तो ये आज रात चले जाएंगे। तो 2 दिन बाद वापस आना है। 2 दिन बाद हाँ आ जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम ज़रा कोविड-19 की मुल्क में करंटली क्या सिचुएशन है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये कि लोग रिकवर कर रहे हैं और हम हमारे साथ एक इसकी बड़ी मिसाल भी बैठे हुए हैं, शफात भी बैठे हुए। शफात ने 3 हफ्ते, शफात वाज लाइक वेरी पेनफुल फॉर यू। तकरीबन 23 दिन लगे कोरोना से रिकवर करने में और उसके बाद टेस्ट नेगेटिव आने में, लेकिन रिकवरी पीरियड मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि साथ साथ चलती रहती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि चूंकि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन यंग है, यंग पॉपुलेशन रिकवर कर जाती है। लेकिन बहरहाल कोरोना से डरें और अपने जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाएं उनका ख्याल रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली उनको बार बार कॉल करके डू चेक ऑन देम, उनसे पूछे ज़रूर कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आइसोलेशन में कभी कभी होता है कि आपका दिल करता है कि आप लोगों से बात करें, बड़े डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। अभी जो करंटली सिचुएशन है, जो नंबर्स हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 49 लोग हैं जो कि कोरोना की वजह से जाम भाग हुए हैं। मुल्क में कल 24 घंटे में 23,009 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3,557 केसेज ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं। इस तरह अब तक किए जाने वाले मजमूई टेस्ट्स की तादाद तकरीबन 12 लाख हो चुकी है और अब तक कोरोना से मुतासर होने वाले कुल अफराद की तादाद 2,06,512 हो गई है। कुल जहाँ भाग अफराद की तादाद भी अब तक तकरीबन 4,500 से 4,167 हो चुकी है, विच इज़ प्रिसाइसली 2%। जैसे कि अज्यूम किया जा रहा था कि ये जो वायरस है ये 2% इसका डेथ रेट है, तो जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड में उसके 2% लोग जाम भाग हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फ़हीम यूनुस जो कि मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के हेड हैं और आप देख रहे होंगे उनको ट्विटर पे वो फॉलो भी कर रहे होंगे, काफ़ी बस्टर्स पे जो वो डाल रहे होते हैं लोग। जी हाँ, और वो उनके मुताबिक कि अमेरिका में इस वक्त तकरीबन कोरोना से मुतासिरीन की तादाद 25 लाख हो चुकी है और वहाँ पे जो टेस्ट किए गए हैं पाकिस्तान में उसके 15 गुना कम टेस्ट मौजूद हैं और अमेरिका में माहिरीन का कहना है कि मुतासरीन की तादाद इससे 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में ये तादाद कितनी होगी, क्योंकि शफात वहाँ पे भी लोग SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे और पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ कि लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया, इसीलिए कोरोना वायरस का फैलाव रोकने। तो जनाब आपको इतना बताते चलें कि बहुत सारे लोग ना खुशियाँ मनाना शुरू हो गए हैं कि देखें जी पहले तो तादाद एक दिन में 189 अफराद फौत हो रहे थे, अब 49 अफराद फौत हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कोरोना ख़त्म हो गया। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अभी छोटी ईद की जो शॉपिंग आपने की थी ये उसका वेव ख़त्म हुआ है और अभी बड़ी ईद आनी है और उसके बाद फिर आगे दीगर मामलात। ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्टेड केसेस हैं। एक्जैक्टली जनाब। तो अब अपनी जो है आपने सारी इबादत भी करने हैं, सारे अपने फेस्टिवल्स भी हैं, लेकिन
जो कारोबार ज़िंदगी है उसको मुतासिर किए बगैर SOPs के साथ आप ये समझिए कि ड्राइविंग के नए रूल्स आ गए हैं, सड़क पे नए रूल्स आ गए हैं। अब उनके साथ आपने अपनी ड्राइविंग है और अपने आप को ओवर स्पीडिंग किए बगैर किसी नुकसान के अब आपने अपनी जिंदगी गुजारी, क्योंकि आपने सिर्फ खुद को नहीं बचाना, आपने अगलों को भी बचाना है। और कोरोना के वाले से फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कहते हैं कि कुर्बानी की ईद पर कुर्बानी देना होगी, खुसूसी एहतियात, और अगर तवज्जो ना की तो ईद उल फितर की तरह कोरोना के जो केसेस हैं ये बढ़ सकते हैं और वायरस से होने वाली बीमारी आम तौर पर दोबारा नहीं होती। एक मरीज को दूसरी बार कोरोना होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। बड़ी ईद है, बकरा ईद है, इस पे बहुत खुसूसी तवज्जो की, कंप्लायंस की, और उस सारी चीज़ को कलेक्टिवली हम सबको ओन करने की ज़रूरत है। खाना खास्ता फिर उसी तरह की जो है इंक्रीज़ ना आए जो कि हमें पिछले चंद हफ्तों में देखने में आई। वो तमाम इन्फेक्शन जो वायरसेस से होती हैं और जिनसे इम्यूनिटी आ जाती है, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, ये वो तमाम बीमारियां हैं जो वायरल इलनेसेस हैं और जिनकी एक दफ़ा इन्फेक्शन से तस्वर किया जाता है कि आमतौर पे इम्यूनिटी आ जाती है। क्या ये 100% होती है? नहीं। वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं इन चीज़ों के कि कभी कभार चंद % केसेस में दोबारा आ जाती है। दुनिया भर में भी और हमारे यहाँ भी कुछ चीदा केसेस कुछ हैं जो देखा गया कि एक दफ़ा इन्फेक्शन क्लियर करने के बाद उनको मुमकिन है दोबारा भी इन्फेक्शन आई। चलो, वैसे शफात ये तो बड़ी तसल्ली बख्श बात है कि जिसने एक बार वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो दोबारा वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा नहीं होते। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 12 चांसेस अभी हम कुछ कह नहीं सकते होते हैं नहीं होते, बिकॉज डेटा इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो लोग आइसोलेशन में हैं और टीवी देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि ज़रा इस आइसोलेशन में कोशिश कीजिएगा कि अपने घर वालों से न सिर्फ ये कि मुनासिब फासला बल्कि जहनी और जो है ना फिज़िकल फासला भी ज़रा ज़्यादा ज़रूरी रखिएगा, क्योंकि आपकी मूड की वजह से आपके घर वाले परेशान हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और अब बात करते हैं उस मामले की जो कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से ज़ेर बहस है, और वो है जनाब पेट्रोलियम मसनूआत का मामला। बिल्कुल जी, मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। और आमतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का निफाज हमने देखा है कि हर माह की पहली तारीख से यानी कि 1 तारीख से होता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़े हालात काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थे और इस मरतबा नई कीमतों का जो इतलाक था वो 27 जून रात 12 बजे से ही हो गया था। जी जनाब, और इस पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। क्या कहा अवाम ने, ज़रा आपको हम सुनवाने की कोशिश करते हैं। खैर, सोशल मीडिया पर जो है वो भी बड़ा जो है ना हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से जो है ना बड़ा एग्रेशन उस पर दिखाया गया, लेकिन टेक्निकली मामला क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात जनाब मुज़म्मिल असलम साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल हमें वक्त देने के लिए। मुज़म्मिल ये बताइएगा कि 25 रुपये तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है, 25 रुपये 50 पैसे का इजाफा आपके नज़दीक जस्टिफाइड है? अगर हम आलमी मालियाती मंडी का हिसाब किताब देखें, जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी हैं तो उस हिसाब से तो हुकूमत का, और अगर आप पिछले महीने जब 75 रुपये का पेट्रोल था और इस महीने अगर 100 रुपये का पेट्रोल कर दिया इन्होंने, तो वो जो है हुकूमत जो टैक्स ले रही थी पिछले महीने 43 रुपीज़ ले रही थी, अब 44 रुपीज़ ले रही है। तो हुकूमत को इंक्रीमेंटल टैक्स में सिर्फ 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो जस्टिफाइड है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको याद करा दूं कि जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो जब प्राइम मिनिस्टर ने 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया था तो उसमें पेट्रोल की कीमतें याद होगा 5 रुपए कम की थी, वो भी 30 तारीख से पहले की थी, वो 10 दिन पहले कर दी थी उन्होंने, ये मार्च की बात बता रहा हूँ। जी। तो वो उस वक्त भी एक प्री मेच्योर कर दी थी क्योंकि एक शोर हुआ था कि जी सब फंस गए, गरीब, लॉकडाउन, ये वो करके। एक तो इस मुल्क में गरीब के पीछे सारे काम हो जाते हैं ना। अब की दफा जो है 25 तारीख को कर दिया इन्होंने। उसके पीछे जो मैं समझता हूँ, अगर हुकूमत जैसे स्मार्ट लॉकडाउन कह रही है, अगर स्मार्ट तरीके से माशी चीजें भी करना शुरू कर दें तो लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना आए। अगर ये $35 कीमत थी तेल की पिछले महीने में, यानी मई के महीने में $43 कीमत है, $45 कीमत है तेल की इस महीने में, ये तकरीबन 17% का इजाफा है। 17% के इजाफे के बाद तेल की कीमतें असूली तौर पे अगर हम एक्सपेंसेस को देखें 17% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये इजाफा तेल के एक्सपेंसेस की मद में बहुत ज़्यादा है।
आपको लगता है कि ये वाकई इस वक्त जो पेट्रोलियम माफिया है, जिसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि माफिया इकट्ठा हो गया, ये कोई ऐसी सूरत हाल है या ये एक बिल्कुल इंतजामी नौयत का फैसला है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये जिनको आप माफिया का नाम दे रहे हैं, इन्होंने जितनी एक साल में मार खाई है, इनके शेयर प्राइस पे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, आधे हो गए। तो मतलब अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा होता है तो उसके शेयर, जैसे आजकल फार्मास्यूटिकल की मौजें लगी हुई है, तो उनके शेयर की प्राइसेस भी आप देख लें। ठीक है, हम तो इनको देखते रहते हैं, इनकी प्रॉफिट्स भी देखते रहते हैं। ये कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं और इनको बहुत मार पड़ी है। अच्छा मुजम्मिल, एक और बात बताइएगा, जैसे हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास खित्ते में सबसे कम प्राइसेस हैं, लेकिन अगर हम और मिसाल दी जाती है, जनाब इंडिया की कीमत देखें, बांग्लादेश की कीमत देखें, लेकिन बहुत सारे दीगर फैक्टर्स को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। मिसाल के तौर पे उनकी जीडीपी पर कैपिटा को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। आपको लगता है कि हमारी जो खित्ते की सबसे कम प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड है? देखिए, गवर्नमेंट तो कोशिश करती है ना कि कहीं से वो अच्छी लगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हम परसेप्शन बना के बैठे हुए कि इंडिया और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे बेहतर है, आप उनका पॉवर्टी इंडेक्स देखेंगे तो वो हमसे बहुत बुरा है और वो हमसे बहुत नीचे है पॉवर्टी, हमारी गुर्बत उनके मुकाबले में कम है। मुजम्मिल ये कहेगा, जब पेट्रोल आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई और पाकिस्तान में हमने वो इफेक्ट नहीं देखा, तो ये कहा जा रहा था कि क्योंकि पेट्रोल की जो परचेज है वो 2 महीने पहले कर ली जाती है, इसलिए फौरी वो हम नहीं देख सकते। अब हमने जब देखा है कि जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो हमें वो इफेक्ट नजर नहीं आ रहा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 2 महीने पहले डील कर लिया और 2 महीने पहले परचेज कर लिया। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ऐसा टाइम था जब आलमी मंडी खुद पैसे दे ली कि हमसे ले लो, क्योंकि उनके पास जखीरा करने की जगह ही नहीं थी? देखिए, जखीरा हमारे पास भी सिर्फ 21 दिन की करने की जगह थी। ये हमारी बदकिस्मती है। दुनिया में अमेरिका 4 महीने के जखीरा कर सकता है, इंडिया भी जो है 40 दिन का कर सकता है। तो पहली बात ये कि हर क्राइसिस में आपको सीखना है, तो हुकूमत को चाहिए कि अपनी पहले जखीरा अंदोजी की ताकत बढ़ाए, अपनी बढ़ाए, ऑयल कंपनियों की ना बढ़ाए। दूसरी बात ये कि हम बहुत जज्बाती लोग हैं। हमने जो है ना, दुनिया में जब ये तेल गिरा, अमेरिका और कनाडा में तो अनरेगुलेटेड है, जो मार्केट होती है वो उस हिसाब से कम कर देते हैं ना। जैसे हम इंडिया वगैरह और बांग्लादेश की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करें, हमारी लीग के लोग, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने तेल की कीमतों के साथ धड़ाम करके 45 रुपए की तकरीबन करीब जो है ना पेट्रोल की कीमत गिराई। और हम वो जज्बाती लोग हैं, वो उधर से जो है PMLN वाले पिन करते थे, रोज इतने का तेल होना चाहिए, इतने का तेल होना चाहिए, और इन्होंने भी कर दिया उस चक्कर में। हम अगर तेल की कीमत में इस्तेकाम रखते और वो तेल के पैसे जो है ये कोरोना की जो बात हो रही है उस पे हम खर्च कर देते या एक अपना जखीरा बना लेते तो ज्यादा बेहतर था, या हम तेल उस चक्कर में ज्यादा इंपोर्ट करते। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तेल की कीमतों में इस्तेकाम रखना चाहिए था, आप इसको इंडोर्स करें। अच्छा, मैं अपने पिछले सवाल पे वापस आता हूँ कि जो हुकूमत की जानिब से आर्गूमेंट दिया जाता है कि खित्ते में सबसे कम कीमतें हैं और हम कंपेयर करते हैं अपने मशरकी साइड को, लेकिन हम अफगानिस्तान की तरफ नहीं देखते कि अफगानिस्तान में हाई ऑक्टेन तेल पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 80 से 85 रुपए का मिल रहा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 95 कार्बन चेन, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते और हम अपने मशरकी पड़ोसियों को देखते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, अफगानिस्तान में तो आप अभी जो भी चीज लेने जाएंगे, अफगानिस्तान से जो भी चीज आती है, आपको बाय द वे बताऊं, काबली है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ, एक टोयोटा मैं रिफाइनरी की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं अफगानिस्तान में जो काबली तेल मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, जो रिफाइनरी। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। अब एक विट्स गाड़ी है, वो 24 लाख रुपए की कराची में मिलती है। काबली गाड़ी अगर जो है नॉन कस्टम पेड है, वो 5 लाख में मिल जाती है। तो वो अफगानिस्तान तो एक जिसे कहते हैं ना कि स्मगलिंग का और वो गढ़ है, उसकी वजह से तो पाकिस्तान का जितना शायद जाती तौर पे बेड़ा गर्क हुआ है शायद कभी ना हुआ। खैर, वैसे ये आर्गुमेंट किसी भी सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि तेल की प्राइसेस के हवाले से गवर्नमेंट को उनका ये कहना है कि तेल की कीमतें कम नहीं करनी चाहिए थी। सही। अच्छा, और दूसरा शफात, हमने देखा है कि जब तेल की कीमतें कम हुई थी तब जो अशय खुरनोश की जो कीमतें थी वो मुस्तहकम रही थी। हमने बोला कि अब इसको कम क्यों नहीं करे, सब्जियों की कीमत भी उतनी थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो डिफरेंट मैकेनिज्म बता रहे थे। लेकिन जिस दिन तेल की कीमतें बढ़ी हैं उस दिन सुबह ही तमाम तर मार्केटों में जो अशय खुरनोश की चीज़ें थी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जियां हो, उनकी कीमत पहले दिन से बढ़ गई। जी जनाब, और ये तमाम मामलात आवाम के लिए बड़े तकलीफ का और बड़े दर्द का बायस है। इन पे बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ज़रा बात की थी उन इश्यूज़ के मामले में जो कि आवाम के लिए तकलीफ़ का बायस हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि बहैसियत पाकिस्तानी अब हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन गए हैं। और उनमें अब से कुछ दिन पहले, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ऐवान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक तकरीर हुई जो कि जिसकी रिसर्च होना भी बाकी थी, जिसकी इंक्वायरीज भी होना बाकी थी, लेकिन गुलाम सरवर खान साहब ने असम्बली के फ्लोर पे पायलट्स के लाइसेंस के हवाले से कुछ बात की। उसके हवाले से हम बात 30% से ज़ायद ऑलमोस्ट उन्होंने कहा 30% ऐसे लोग ऐसे जिनकी जो डिग्री है वो जाली है। ये हम पायलट्स के हवाले से बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने अभी तक उनके लिए खबर बड़ी सनसनीखेज है और मुसलसल इस खबर की बार बार बात भी कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इस मामले में इंक्वायरीज अभी होना बाकी हैं। किसी भी पायलट के हवाले से अभी मुसद्दिका फैसला नहीं हुआ। हम इस हवाले से भी शो में बात करेंगे, साथ ही अच्छी खबर भी शामिल करेंगे जिसने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। और जब हम अच्छी खबरों की बात करते हैं तो अमूमन ऐसी खबरें फवाद चौधरी साहब और उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से आती हैं। तो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जनाब ऐलान किया है वेंटिलेटर्स के हवाले से, उसको भी शामिल करेंगे। बिल्कुल जी, और वो इस हफ्ते इंशाल्लाह वो एनडीएमए के हवाले भी कर दिए जाएंगे। बहुत सारी अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। कुल 262 में से पीआईए ने मशकूक लाइसेंस वाले अपने 141 पायलट्स ग्राउंड कर दिए। एब्लू के 9 और सिरिन एयर के 10 पायलट्स भी क्लियरेंस तक फ्लाइंग नहीं कर सकेंगे। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं पायलट्स के जाली लाइसेंस के हवाले से बयान जो दिया गया था वज़ीर हवाबाजी जनाब गुलाम सरवर खान साहब की जानिब से फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और उसके बाद पीआईए ने एक्शन लिया है। बिल्कुल जी, एमडी और सीईओ एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा है कि मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। पीआईए ने गैर मुल्की सफारतखानों, आलमी रेगुलेटरी और सेफ्टी बॉडीज़ को ख़त लिखकर ये यकीन दहानी कराई है कि उसने उन तमाम 141 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया जिनके लाइसेंस मशकूक थे। और गुज़िश्ता दिनों वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने ऐवान को ये बताया था कि 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। क्या कहा था उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, 262 ऐसे पाए गए उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। ये भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए। 40% ऑलमोस्ट लाइसेंसेस फेक हैं, एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है, सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है। 54 में से 28 लोगों को शोकस दिए, 18 लोगों की पर्सनल एयरिंग, 9 पायलट्स ने रोते रोते कन्फेस भी कर दी, हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ करें। हम माफ करने वाले नहीं। जनाब, ये वो स्टेटमेंट थी जिसको दुनिया भर में इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया और बड़ी हैरत का इजहार किया। अब इन 262 पायलट्स के हवाले से बात तो की गई, लेकिन क्या इनके हवाले से कार्रवाई की गई है? इसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि इस खबर को उठाया अमेरिकन नशरियाती इदारे CNN ने, और CNN की बिजनेस न्यूज़ की जो हेड हैं रिचर्ड क्वेस्ट, उन्होंने इस हवाले पे कुछ ज़बरदस्त कमेंट्स दिए, आपको सुनवाते हैं। This is the most extraordinary story in aviation. PIA is looking to see that perhaps up to a third of its pilots did not have the correct licensing. The pilots that were flying the crashed plane did have licensing, although there was a raft of other incompetent issues in the way they were flying the plane. But the fact that a country is admitting that there are dubious pilots' licenses in the commercial airline sector beggars belief about safety of airlines in Pakistan. This is a case of wholesale fraud, whatever you want to call it. People flying that shouldn't have been flying. It's a scandal. रिचर्ड कोइस बिल्कुल सही कह रहे थे कि इससे जो सबसे बड़ा और जो अहम सवाल रेज होता है वो ये है कि पाकिस्तान में जो एयरलाइन की इंडस्ट्री है वो कितनी सेफ़ है, जो एयरलाइन का ट्रैवल है वो कितना सेफ़ है, वो उससे पता चल जाता है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे एयर कोमोडोर जमाल हुसैन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि 141 पायलट्स जिनके मशकूक लाइसेंस हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया है। मशकूक लाइसेंस से मुराद क्या है और तरीक़ेकार क्या था इसको जांचने का? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वेलकम बैक
आई होप कि आप लोगों की सेहतें अब ठीक होंगी। मशकूक लाइसेंस या मुश्तबा लाइसेंस मेरे ख्याल में ज़्यादा पर्टिनेंट है इस बात को कहना। मुश्तबा लाइसेंस का मतलब है कि जो लाइसेंसिंग इशूइंग अथॉरिटी है उसकी तरफ से लाइसेंस इशू किया गया, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया लाइसेंस इशू करने के लिए या जो टेस्ट लिए गए उसके लिए, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर टेस्ट जो है वो कैंडिडेट ने शायद खुद नहीं लिया, या वो टेस्ट उस दिन कंडक्ट किया गया जिस दिन पब्लिक हॉलिडे या वीकेंड था। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, इस तरह की रेगुलरिटीज़ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक पूरी लिस्ट मुरतब की है वजारत हवाबाजी ने, और वो लिस्ट उसके अंदर जो हमारा शेयर है हमें मिला है, जो बाकी कैरियर्स का शेयर है वो उनको मिला है। और आपको ऑब्वियसली फर्स्ट आपका यही रिएक्शन यही है कि आपने सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पहली बात तो ये मैं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आप बतौर तर्जुमान PIA आपकी सिचुएशन इस वक्त बड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन सिंस PIA इज़ इन हार्ड वाटर्स आफ्टर ज़ाहिर एक गवर्नमेंट के लेवल पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक इतनी बड़ी बात कह दी गई, मुझे बताइएगा क्या PIA ने कोई अपनी इंक्वायरी इंटरनल कंडक्ट की थी इस हवाले से, और इन पायलट्स को क्या ब्रीफ किया गया था, क्या पैल्पा से इस हवाले से बात हुई थी, या ये अचानक हो गया, आपके लिए सरप्राइज था? अच्छा, देखें ये भी ऑन द रिकॉर्ड बात है कि एक्चुअली इस पूरे मसले की निशानदही भी PIA ने की थी। यहाँ पे जो अक्सर लोगों को शायद बात समझ नहीं आती वो ये है कि वो कहते हैं कि शायद PIA का रिक्रूटमेंट प्रोसेस गलत था, कि हमने जाली लाइसेंस होल्डर्स पायलट को हमने नौकरियां दे दी और उनसे हमने जहाज उड़वाने शुरू कर दिए। यहाँ पे ये चैलेंज नहीं था, यहाँ पे ये चैलेंज ये था कि जो लाइसेंसेज उनके पास हैं वो उसी अथॉरिटी ने इशू किए हैं जो कि लाइसेंस इशू करती है, तो उनके लाइसेंसेस बिल्कुल सही हैं। हमें आपको शायद थोड़ा सा याद होगा कि 11 नवंबर 2018 में PIA का एक छोटा सा हादसा हुआ था जिसमें हमारा KTR तैयारा पंजगूर एयरपोर्ट के ऊपर रनवे से स्किड ऑफ कर गया था। जिस तरह हर हादसे के फौरन बाद तहकीकात होती है तो उसकी भी तहकीकात की गई, और वहां पे ये पता लगा, आप बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं, तो वहां पे ये पता लगा कि जो पायलट का लाइसेंस है वो एक छुट्टी के दिन इशू हुआ है जो कि नहीं हो सकता था। उसकी निशानदेही PIA ने फौरन से पहले जो रेगुलेटर या जो इशूइंग अथॉरिटी है उसको की, और फिर हमने अपनी इंटरनली इंक्वायरियां करनी शुरू की और हमने 17 पायलट्स आइडेंटिफाई किए जिनके लाइसेंसेस के साथ ये इशू थे, और ये हमने जनवरी और फरवरी में इनको ग्राउंड कर दिया, और हम इंतजार कर रहे थे कि रेगुलेटर इसके ऊपर एक्शन ले या हमें क्लियर कट डायरेक्शन दे। इसी चीज को हमने एस्केलेट करके हुकूमत पाकिस्तान को बचाया जो वजारत हवाबाजी है, और वजारत हवाबाजी ने इसके ऊपर अपनी इंक्वायरी शुरू की। तो वी वर अवेयर कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, वी वर अवेयर के इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं, बट जो तादाद है वो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग थी। हम ये सोच रहे थे कि हमने 17 कर दिए हैं, उसका फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 और निकल आएंगे, लेकिन वी वर नॉट श्योर कि इसकी तादाद जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब्दुल्ला ये बताएगा कि मतलब कौमी असेंबली में जब वजीर हवाबाजी साहब कह रहे हैं कि 30% जो लोगों के, जो पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो आपके की मुश्तबा वर्ड वो मुश्तबा हैं, वो जाली हैं, तो इतनी बड़ी कोई बात उन्होंने PIA से चेक किए बगैर कर दी, या फिर इस हवाले से भी एतमाद में लिया गया था, उनको ये नंबर्स बताए गए थे? क्योंकि अब यही पूछा जा रहा है कि जी अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं तो उनकी लिस्ट दिखा दें। देखें, क्वाइट फ्रैंकली इसमें वजारत हवाबाजी शायद बिल्कुल सही चीज के ऊपर है। इंक्वायरी एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट होनी थी। उसके अंदर हमें भी और जिसने इशू किया लाइसेंस उसको भी, हमें जनरली उन दोनों को हमें बाहर रखना चाहिए था जो उन्होंने रखा, बिकॉज इंक्वायरी की ट्रांसपेरेंसी उधर से आती है कि वो इंडिपेंडेंटली उसका ऑडिट करके वो चीज को निकालें। ऑब्वियसली हमें पता था, तकरीर से पहले हमें पता लग गया था तादाद का, ऑब्वियसली हम लोग थी क्योंकि हम PIA ऑन बोर्ड थी वजारत हवाबाजी ने जिसमें जो भी एक्शन लिया। अब हम चलते हैं, एयर कमांडर जमाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो पायलट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में सर्व नहीं कर रहे, वो पाकिस्तानी पायलट्स सारी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस सारे सागा के बाद पाकिस्तानी पायलट्स के लिए दुनिया भर में मुश्किलात बड़ी होंगी, या उनके लिए कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं हुआ होगा और वो अपना काम रेगुलर तौर पर जारी रख रहे होंगे? शुक्रिया शफात अली। पहले तो ये क्लैरिफाई मैं कर दूं कि हमारे एविएशन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है
वो टिपिकल एक अंग्रेजी का मुहावरा है, कटिंग ऑफ द फेस, कटिंग ऑफ द नोज टू स्पाइट द फेस। मतलब कोई छोटे से मसले को आप इतना बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं कि आप अपना नुकसान कर देते हैं। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही मसला है कि दूसरे पार्टी को नीचे दिखाने के लिए ऐसी बातें कर जाते हैं जो खुद मुल्क को और उनको नुकसान हो। अब आइए, जो हमारी बात हुई है PIA पायलट की, तो ये मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि अगर ये जाली डिग्रियां थी तो इसमें PIA का बहुत कम कसूर है, बिकॉज ये PIA इन्हें नहीं देती है, ये सारी सिविल एविएशन अथॉरिटी से होती है। अगर उंगलियां उठानी है इन मशकूक पायलट के बारे में तो आप सिविल एविएशन पे उठाएं। उसके अलावा ये चाहिए था हमारे एविएशन मिनिस्टर को फ्लोर ऑफ द हाउस में पहली बात जब उन्होंने इतनी डिटेल्स में बताई इन्वेस्टिगेशन की, वो सही थी क्योंकि उन पे प्रेशर था कि किसी चीज़ को ना छुपाए, लेकिन इतनी डिटेल्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर सिर्फ ये कह देते कि पायलट डिस्ट्रैक्टेड था रादर देन कोरोना की जो आवाज़ लगाई, तो वही मैसेज पहुंच जाता विदाउट हर्टिंग दी पाकिस्तान की जो इमेज है। आखिरी बात जो मैं ये कहूँगा कि ये जो उन्होंने पायलट की लिस्ट मैंने अपने खुद पर्सनली चेक किया है। फॉर एग्जांपल एयर ब्लू के उन्होंने 9 कप्तान के नाम लिए, मैंने पता किया तो पता चला उनमें से 7 तो वहाँ है ही नहीं, सिर्फ 2 ही हैं, और उनके भी बहुत सारी चीज़ें जो एक्यूरेसी नहीं है, उनके डेट सही नहीं है, उनके लाइसेंस नंबर सही नहीं है। एंड फाइनली ये सारी, जैसे हमारे तर्जुमान PIA ने भी बताया था, अंडर इंक्वायरी है। अगर सिर्फ ये कह देते कि अभी हम चेक कर रहे हैं और अगर जो जितने भी है हम सारे उसका अंदाज़ा लेंगे और जिनके भी मसले हैं उनको हम निकाल देंगे तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि अब जब पायलट के नाम भी आ गए, एक तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट भी फैल गई। आपने सही कहा है, टर्की ने तो सारे पायलट को ग्राउंड कर दिए सब्जेक्ट टू इंक्वायरी, कतर ने नहीं किया, वियतनाम में नहीं किया, लेकिन इससे बहुत सारे मसले तो आ गए हैं। वो हमारे पायलट्स का बहुत ज़्यादा जो है इससे शैटर हुआ है। मैं दोबारा से अब्दुल्ला की तरफ आना चाहूँगी। अब्दुल्ला, मुझे ये बताएगा, क्योंकि PIA एक कौमी इदारा है जहाँ पे जब भी किसी की रिक्रूटमेंट होती है तो जहाँ से लाइसेंस लिया जाता है, क्या वहाँ से चेक नहीं किया जाता? देखें, अब यही तो यहाँ पे जो बुनियादी तौर पे समझने की बात है, अगर लाइसेंस सही इशू हुआ है और आप वेरीफाई उसको करेंगे तो वेरीफाई होगा। यहाँ पे तो लाइसेंसेस के अंदर कोई इशू नहीं है, लाइसेंस तो उसी अथॉरिटी ने इशू किए हैं जो कि करती है, उनके नंबर्स भी वैलिड है, उनके लाइसेंस के जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी वैलिड है। यहाँ पे पूरा चैलेंज तो ये है कि जो बैकएंड से जिस तरीके से लाइसेंस इशू किया गया वो सही नहीं था। तो वो हम तो वेरीफाई कराते हैं, हर 6 महीने बाद इनके लाइसेंस रिन्यू भी होते हैं। जी, टेस्ट होते हैं बिल्कुल। जी, इनकी बुनियादी तौर पर जो पहले लाइसेंसेस है ना, जो टेस्ट के बाद इनको इशू किए गए हैं, उसके अंदर चैलेंजेस हैं। ओके, अच्छा, कमरुल जमाल साहब आपकी तरफ आऊँगा। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस मामले को हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से हैंडल किया है, आपको क्या लगता है दे हैव ब्लोन इट आउट ऑफ प्रोपोर्शंस, मिस हैंडल किया है, या यही एक ठीक तरीका है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस इशू पे बात की जाए ताकि PIA को रीस्ट्रक्चर करने के लिए जो बुनियादी इस्लाहात हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जा सके? यहाँ तक तो बात सही थी कि जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए, और ये कहना कि आप अगर इनको नहीं बताएंगे दुनिया को पता नहीं चलेगा, ये भी गलत है। बिकॉज जो इंक्वायरियाँ होती हैं वो इंटरनेशनल बॉडीज़ को भी जाती हैं। तो ये जो पायलट की जो गलतियाँ थी जो नुमाया हो गई, तो वो हम छुपा नहीं सकते, और जब इतने सीनियर पायलट से इतनी बड़ी गलतियाँ होंगी तो बाकी और सवाल भी उठते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इंक्वायरी के 2 हिस्से होते हैं, एक तो क्या व्हाट हैपेंड, तो व्हाट हैपेंड तो हमें पता चल गया है, FDR वाले ने ऐसी चीज़ें बता दी हैं कि अब जो उस पर कोई उंगली भी उठाए तो वो फजूल है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, चाहे बेशक आप जैसे हमारे एक बड़े सीनियर सेनेटर ने कहा था जिनके वालिद खुद एयरफोर्स के में होते थे, बहुत पायनियर अफसर होते थे, उन्होंने ये कहा था कि यू कैन नॉट ट्रस्ट द एयरफोर्स ऑफिसर, इंक्वायरी नहीं कर सकते। यानी कि वो दुश्मन को जहाज को गिरा सकते, इंडियन एयरफोर्स को चित कर सकते 27, लेकिन वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। शायद वो ये भूल गए कि ये जो ऑफिसर डिटेल हुए थे उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बहुत है। चले अगर हम मान भी लेते हैं कि बिल्कुल नालायक है, चले फॉर मान भी लेते हैं, इंक्वायरी की जो डिटेल्स आई है वो तो FDR पे आई है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, और FDR झूठ नहीं बोलते। सही, बहुत शुक्रिया जी। जमाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ में अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान PIA। आप दोनों का बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है, अभी 140 ऐसे पायलट्स हैं जिनके मुश्तबा लाइसेंस जो है की वजह से उनको ग्राउंड कर दिया गया है, और अभी ये देखना है कि कब
तक ये कितना वेरिफिकेशन का प्रोसेस कितना लंबा होगा और कब से वो दोबारा से रिज्यूम कर सकेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को। जी जनाब, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब पाक फौज के हवाले से, जिन्होंने एक और भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर यानी कि एक ड्रोन मार गिराया है। DGISPR ने बताया है कि भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर LOC के तत्तापानी सेक्टर में गिराया गया है और भारतीय जासूस ड्रोन 850 मीटर तक पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गया था। रवा बरस नवा भारतीय जासूस ड्रोन तैयारा है जिसको गिराया गया है, ड्रोन कॉप्टर गिराया गया है, जबकि जून में गिराया जाने वाला ये दूसरा भारतीय जासूस ड्रोन है। और अब हम ज़रा आपका मूड चेंज करते हैं, और मूड क्या चेंज करना है, एक ऐसी चीज़ के वाले से बात करते हैं जिसने हम तमाम तो लोगों का मूड चेंज कर दिया है। हम बात करें लोड शेडिंग की। आज बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे पर भी अवाम शदीद नाला नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश अब बिल्कुल रोज़ का मामूल बन चुकी है और इलेक्ट्रिक ने गैस की किल्लत, केबल फॉल्ट्स और बिजली चोरी में इजाफे को बेसिकली कह दिया कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोड शेडिंग में हमने इजाफा किया। तो जनाब, शहरियों का कहना है कि अचानक इतने तवातर के साथ तकनीकी फॉल्ट्स आना समझ से बाहर है। क्या कहना है शहरियों का, आपको सुनवाते हैं। जी जनाब, और अचानक इतने सारे टेक्निकल फॉल्ट्स क्यों आ रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान नूर अफशां। बहुत शुक्रिया नूर अफशां हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि कराची के किन किन इलाकों में लोड शेडिंग है और कितने घंटे की है। देखिए, अंडरलाइंग इशू है फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल। हमारी डेली डिमांड 4000 मेट्रिक टन है, इसके अगेंस्ट हमें 2 से 3000 मेट्रिक टन प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने जनवरी में अपने फ्यूल सप्लायर को बता दिया था कि हमें जून में 1,20,000 मेट्रिक टन प्रोवाइड किया जाए। हमें अब तक इस टोटल अमाउंट का 50% भी नहीं प्रोवाइड किया गया। तो इशू है फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल, और ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, ये के इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है। हमारे IPPs भी इस चैलेंज को फील कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हुई है और दूसरे शहरों में भी पावर प्रोड्यूसर्स इस चैलेंज को महसूस कर रहे हैं। और समझने की बात यह है कि हम अपने प्लांट्स को ऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके बावजूद ऑपरेट कर नहीं पा रहे क्योंकि फ्यूल अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं करंट सिचुएशन क्या है। देखिए, खुशखबरी है, वफाक ने इस इशू का बहुत सीरियस नोट लिया है और हम बहुत मशकूर हैं वजारत तवानाई का और वफाक का, क्योंकि उन्होंने एक इमीडिएट डिसीजन इंपोर्ट का लिया है। फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट से डेफिनेटली सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन होगी और बिजली की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आएगी जुलाई, अगस्त, सितंबर के भी महीनों में जब पीक डिमांड एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म में हमारी जो नेचुरल गैस की सप्लाई है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। आमतौर पे 190 MMCFD सप्लाई की जाती थी, इसको बढ़ा के 270 MMCFD प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि ये फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल को पूरी तरह से ऑफसेट नहीं करती। लेकिन इसकी वजह से, ठीक है, फर्नेस ऑयल की किल्लत थी जिसकी वजह से बोला गया कि जी लोड शेडिंग कितनी हो रही थी। अब अवाम एक बड़ा पर्टिनेंट जो क्वेश्चन वो यहाँ पे रेज करिए, वो कह रही है कि भाई लोड शेडिंग बहुत हो रही है और जो बिल है वो भी कई ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या वजह है कि इजाफी बिल भी रिसीव हो रहे हैं और बिजली ना होने के बराबर है? देखिए, एक चीज़ और समझने की है, लॉकडाउन के दौरान हमारे कस्टमर्स, लोग, फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे गुजार रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली उन घरों के बिजली के इस्तेमाल में भी इजाफा होगा। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो हम लोग 8 होते थे जो पिछले साल अपनी नौकरियों पे घर से बाहर होते थे और हमारी वालदा सिर्फ अकेली घर पे होती थी। इस साल उसके मुकाबले में हम सब घर से काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हमें अपने बिल में नज़र आ रहा है। हम सब घर पर रह के बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी बात आई कि हमने मई के दौरान में कोविड की वजह से, रमज़ान था, ईद थी, उसकी वजह से उन इलाकों में जहां 80% बिजली चोरी होती थी उनको भी लोड शेड से मुस्तस्ना किया। हमने वहां अनइंटरप्टेड बिजली प्रोवाइड की। बहुत बहुत शुक्रिया नूर अफशां से तफसीलात से आगाह करने का। आम खबर यहाँ शामिल करते चलें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग की इतलात मिली है। मुजम्मिल असलम माहिर माशियात ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। आपको एक बार फिर बताते चलें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग की इतलात मौसूल हुई हैं। माहिर माशियत मुजम्मिल असलम ने ये ट्वीट किया है। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी नज़ीर।
आज बोल सकें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग की इतलात मौसूल हुई हैं और हमारी रेस्क्यू इदारे से बात हुई जिसका दफ्तर स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने। उनका ये कहना है कि इस वक्त ट्रैफिक को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया, पुलिस और रेंजर्स वहां पर पहुंच चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि वहां एक जगह से हल्का सा धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है और मुसलसल फायरिंग की आवाजें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। अंदर क्या मामला चल रही है, क्या इतला, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन हुई है जिसके बाद पूरी ट्रैफिक को वहाँ रोक दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुंची है। ट्रैफिक को आइए जिनको रोड के लिए बंद कर दिया गया और पुलिस वहाँ पर पहुंच चुकी है। जी सही। अच्छा नजीर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हमारे साथ माहिर मुआशरत मुजम्मिल असलम साहब मौजूद है, जब से थोड़ी देर पहले शोबे भी हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा मुजम्मिल, ये बताएगा आप तक क्या इतलात आई, क्योंकि अभी आपने ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग हुई है, क्या वाकया हुआ है ये? देखिए, मैं लोगों से वहाँ कनेक्टेड हूँ जो इस वक्त वहाँ बिल्डिंग में है और वो ये कह रहे हैं कि 4 से 5 मिनट पहले फायरिंग रुक चुकी है, लेकिन हैंड ग्रेनेड की भी इतला आई है और एक डेड बॉडी भी नजर आ रही है ट्रेडिंग हॉल के बाद। तो ये अब तक की ताज़ा इतलात है। सही। अच्छा ये मुजम्मिल, ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर हुआ है या उसके आसपास इतराफ के इलाकों में ऐसा कुछ वाकया हुआ है? अंदर बिल्डिंग के अंदर। और आपको याद होगा पिछले दिनों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कुछ लोग पकड़े थे और उन्होंने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में टेररिस्ट अटैक के प्लानिंग हो रही है, तो वो कुछ लोग भी पकड़े गए थे उस वक्त। मुझे बताइए मुजम्मिल, ये कौन सी बिल्डिंग की इतला है कि कौन से, क्या मेन ट्रेडिंग हॉल में हुआ है अटैक या कॉर्पोरेट में हुआ है? देखें, अभी फायरिंग नहीं हो रही और मेन ट्रेडिंग हॉल के बाहर जो है कह रहे हैं शायद हैंड ग्रेनेड भी गिरा है और वहाँ पे एक डेड बॉडी भी नजर आ रही है। मुझे एक दफा फिर बता दीजिए, आपने बताया ये वाकया बिल्डिंग के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पेश आया है, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी, बिल्डिंग का मतलब ये कि उनकी बाउंड्री वॉल की हदूद के अंदर हो रही है। सही, ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, ये बताएगा उमूमी तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है उसमें कितने लोग मौजूद होते हैं? देखें, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में मौजूद के अलावा जब हम मेंबर्स भी जाते हैं अंदर तो हमें भी पूरा सर्च किया जाता है, अंदर गाड़ी भी नहीं जा सकती। ठीक है, एक पहली बात तो ये कि ये सामान लेके अंदर पहुंचा कैसा कोई। दूसरा ये कि ऑन एन एवरेज वहाँ पे 200 ब्रोकर्स के ऑफिस हैं और हर बैंक का जो है वहाँ पे एक ब्रांच है और स्टॉक एक्सचेंज का स्टाफ अलग है, तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे 2-2.5 हज़ार लोग से कम नहीं होंगे उस बिल्डिंग में। मुजम्मिल, आपकी जिन अफराद से बात हुई है उनके मुताबिक क्या अब भी फायरिंग हो रही है या फायरिंग थम चुकी है? फायरिंग कह रहे हैं 5-7 मिनट पहले रुक चुकी हुई है, लेकिन ये कि धुआं उठ रहा था और ट्रेडिंग हॉल के बाहर कह रहे हैं एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है सारे, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग ऑफिसेज में अपने ऑफिसेज में बंद कर दिए सबने अपने आप को। सही। मुजम्मिल, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर फायरिंग हुई है। मुजम्मिल असलम जिन्होंने भी ट्वीट की थी वो बता रहे थे कि काफी लोग जख्मी भी हुए हैं और एक डेड बॉडी भी देखी गई है।